कलाम एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे पॉलिटी और पॉलिटी में अपन पढ़ रहे थे कमीशन या आयोग। ठीक है। तो एक बार जो अपन ने अब तक कमीशन पढ़े उनका रिवीजन कर लेते हैं फटाफट, जैसे हर क्लास में करते हैं अपन, जल्दी जल्दी। ठीक है। कई जने बोलते हैं कि रिवीजन बहुत फास्ट चल रहा है, तो जब आपने ढंग से अगर पिछली क्लासें देखी है और उनको ढंग से पढ़ा है तो आपको ये रिवीजन सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल या फ्रूटफुल लगेगा कि वास्तव में हमने जो अब तक 2-2.5 घंटों की क्लासों में पढ़ा है वो मात्र 8 या 10 मिनट में पूरा रिवाइज हो जाता है। तो ये आपको फास्ट तब नहीं लगेगा जब आपको पूरा वो मैटर याद हो और अच्छे से वो वीडियो देखे हुए हो। तो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग। उसमें मैंने आपको क्या क्या बताया था कि सबसे पहले रियासत काल में राजस्थान की जो 3 रियासतें थी वहाँ पर आरपीएससी जैसी ही संस्थाएं थी। वो कौन कौन सी थी? जोधपुर, जयपुर और बीकानेर। जोधपुर में स्थापना हुई थी 1939, जयपुर में 1940 और बीकानेर में 1946। ठीक है। फिर अपन ने आरपीएससी की स्थापना को लेकर 3 डेट्स देखी थी। सबसे पहले 16 अगस्त 1949, फिर 20 अगस्त 1949, फिर 22 दिसंबर 1949। ठीक है। 16 अगस्त 1949 को क्या हुआ था? सवाई मान सिंह जो सेकंड थे उनके द्वारा है वो ऑर्डिनेंस जारी हुआ था और 20 अगस्त को उसी ऑर्डिनेंस का गजट में प्रकाशन हुआ था। 22 दिसंबर 1949 को आरपीएससी की स्थापना है वो जयपुर में की गई थी। फिर मैंने आपको बताया था कि सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश के आधार पर इसी आरपीएससी को मुख्यालय है वो जयपुर से अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है। ये बात हो गई थी आरपीएससी की स्थापना को लेकर। फिर मैंने आपको बताए थे आरपीएससी के संवैधानिक प्रावधान या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि संविधान के 14वें भाग में आर्टिकल 315 से 323 के दूसरे अध्याय में है वो राज्य लोक सेवा आयोग या राजस्थान लोक सेवा आयोग के है वो प्रावधान किए गए। ये बात मैंने आपको बताई थी। फिर अपन ने एक एक आर्टिकल है वो डिटेल में देखा था। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 315 में क्या है? प्रत्येक राज्य का एक लोक सेवा आयोग होगा। आर्टिकल 316 में मैंने आपको 3 चीजें बताई थी। सबसे पहले अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल महोदय द्वारा। दूसरा बताया था अध्यक्ष व सदस्यों का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष अथवा 62 वर्ष, दोनों में से जो भी पहले हो वो होगा। तीसरी बात मैंने आपको बताई थी एक्टिंग प्रेसिडेंट या कार्यवाहक अध्यक्ष की। राज्यपाल महोदय द्वारा सदस्यों में से ही किसी को कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया जा सकता है। कब? जब अध्यक्ष का पद है वो रिक्त हो। फिर बात आई थी आर्टिकल 317 की। आर्टिकल 317 में क्या बताया था मैंने आपको? रिमूवल प्रोसेस ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर। अध्यक्ष व सदस्यों को पद से हटाया जाना। पद से कौन हटाएगा? राष्ट्रपति महोदय। कौन हटाएगा? राष्ट्रपति महोदय। और कैसे हटाएंगे? सुप्रीम कोर्ट से जांच करवाकर। ठीक है। हटाने का मुख्य कारण क्या था? कदाचार। कदाचार कैसा? सिद्ध कदाचार। और सुप्रीम कोर्ट से जांच के अलावा भी वो कौन से 3 कारण हैं जिनके आधार पर राष्ट्रपति महोदय अध्यक्ष सदस्यों को पद से हटा सकते हैं? सबसे पहले शारीरिक या मानसिक रूप से विमंदित मतलब पागल। दूसरे बैंकक्रप्ट अथवा दिवालिया। तीसरे है वो कोई बाहर लाभ का पद धारण कर ले। इन तीनों आधारों के आधार पर भी है वो आरपीएससी अध्यक्ष या सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है। फिर मैंने बात की थी आर्टिकल 318 की। उसमें क्या था? कंडीशन ऑफ आरपीएससी ऑफिस। आरपीएससी के अध्यक्ष व सेवा शर्तें। आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा शर्तें, इनका निर्धारण कौन करेगा? राज्यपाल महोदय। फिर आया था आर्टिकल 319। आर्टिकल 319 में मैंने आपको क्या बताया था कि अध्यक्ष व सदस्यों पर लगाए जाने वाले प्रतिबंध या प्रोहिबिशन, उन पर क्या प्रतिबंध लगाए जाते हैं कि भाई वो अन्य कोई भी लाभ का पद धारण नहीं कर सकते, सिर्फ 2 पदों के अलावा। कौन से 2 पद है वो आरपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य धारण कर सकते हैं? या तो वो यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य बन सकते हैं, दूसरा वो या किसी भी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के सिर्फ अध्यक्ष बन सकते हैं। फिर मैंने बात की थी आर्टिकल 320 में फंक्शन ऑफ आरपीएससी। आरपीएससी के कार्य। सबसे बड़ा आरपीएससी का क्या कार्य है? राज्य का सबसे बड़ा भर्ती अभिकरण है और सामान्यतः 3600 पे ग्रेड से ऊपर के सारे एग्जाम करवाता है। फिर बात की थी आर्टिकल 321 की। आर्टिकल 321 में क्या बताया था कि भाई आरपीएससी को और कोई भी अतिरिक्त कार्य है वो राज्य विधानमंडल सौंप सकता है। फिर बात की थी आर्टिकल 322 की। आर्टिकल 322 में क्या था कि आरपीएससी के अध्यक्ष व सदस्य जो है इनके वेतन भत्ते हैं वो संचित निधि पर भारित है, चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड। फिर बात की थी आर्टिकल 323 की कि आरपीएससी अपना जो वार्षिक प्रतिवेदन है वो राज्यपाल महोदय को सौंपेगी और राज्यपाल महोदय उसे वो राज्य विधानमंडल में रखवाएंगे। ये बात हो गई आरपीएससी की। आरपीएससी के बाद अपन ने दूसरा कौन सा कमीशन पढ़ा था? राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग। उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि भाई इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गांव में है वो पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना माननीय जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा की गई थी और पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना के बाद ऐसी कोई एक बॉडी या निकाय चाहिए थी जो इनके टाइम टू टाइम चुनाव करवा सके। उसी को ध्यान में रखते हुए राजस्थान पंचायती राज एक्ट 1994 की धारा 120 के तहत है वो
राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। ठीक है साहब, आपने ये तो बताया स्थापना की गई, फिर वो 2 तारीखें कौन सी है जिस दिन इनकी स्थापना की गई थी? सबसे पहले मैंने आपको बताया था 17 जून 1994 को है वो इसकी स्थापना की गई थी। और इसने राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने काम करना कब से प्रारंभ किया था? 1 जुलाई 1994 को। 17 जून 1994 को तो स्थापना, 1 जुलाई 1994 से इसने वो कार्य करना प्रारंभ किया था। सबसे पहले अध्यक्ष अमर सिंह जी राठौड़ जो थे वो भी इसी दिन नियुक्त किए गए थे, ये मैंने आपको ये बताया था। फिर इसके संवैधानिक प्रावधानों पे आए थे। मैंने बताया था कि आर्टिकल 243 के और 243 जेड ए भाग 9 व भाग 9 ए इनमें इनके प्रावधान किए गए हैं। 243 के में तो पंचायती राज के लिए है वो राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना के प्रावधान है, और जेड ए में है वो नगरीय निकायों के लिए पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना के प्रावधान है। ठीक है, फिर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मूल संविधान में इनका कोई भी प्रावधान नहीं था। 72वें अथवा 73वें संविधान संशोधन करके इनको है वो संविधान में उल्लेखित या प्रावधानित किया गया है, ये चीज बताई थी। फिर मैंने आपको बताया था थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर। सबसे ऊपर इसका जो अध्यक्ष होते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त। उनके नीचे जो होते हैं सचिव साहब, उनको कहते हैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी। उनके नीचे जो होते हैं वो होते हैं उप सचिव। उप सचिव के नीचे होते हैं वो होते हैं जिला निर्वाचन अधिकारी, जो सामने तो डीएम साहब होते हैं। उनके नीचे होते हैं रिटर्निंग ऑफिसर, और रिटर्निंग ऑफिसर के नीचे होते हैं बीएलओ या बूथ लेवल ऑफिसर। ये बात मैंने आपको बताई थी। फिर मैंने बताया था कि इनकी सेवा शर्तों का निर्धारण राज्यपाल महोदय द्वारा किया जाता है। इनके जो वेतन भत्ते होते हैं वो मुख्य सचिव के समान होते हैं। हटाने की जो प्रक्रिया है वो हाईकोर्ट के जजों के समान है। फिर मैंने इनके कुछ बड़े बड़े कार्य बताए थे। ये सबसे बड़ा कार्य क्या करते हैं? पंचायती राज संस्थाओं व नगरीय निकाय के चुनाव करवाना। उसके बाद पंचायतों से संबंधित परिसीमन करना, आचार संहिता लागू करना, चुनावों में अगर धांधली हो जाए तो उन चुनावों को रद्द करना। ये 4-5 है वो बड़े बड़े काम थे। फिर अपन ने इसके वो अब तक रहे वो 7 तो अध्यक्ष के बारे में देखा था। सबसे पहले अध्यक्ष कौन रहे थे? अमर सिंह जी राठौड़ साहब। दूसरे कौन थे? नेक राम भसीन। तीसरे इंद्रजीत खन्ना। चौथे कौन थे? अशोक कुमार पांडे। पांचवे कौन थे? राम लुबैया जी। और छठे कौन थे? प्रेम सिंह मेहरा। और 7वें अभी कौन है? मधुकर गुप्ता, जो 14 अगस्त 2022 से लगातार अपने पद पर है। और इनका कार्यकाल कितना था? 565। पहले कितना था? 662। ये 565 किसके समय से हुआ? इंद्रजीत खन्ना के समय से हुआ। और ये 565 वाला प्रस्ताव है वो किसके समय लाया गया? नेकराम भसीन जी द्वारा लाया गया। तो ये अब तक अपन ने है वो 2 आयोग पढ़े, और इन दोनों आयोगों का अपन ने है वो जल्दी जल्दी रिविजन कर लिया। ठीक है, तो देख लो अपन ने लगभग 2 घंटों के क्लास को अपन ने जल्दी जल्दी पूरा रिवाइज कर लिया। तो ये आपको रिवीजन फास्ट तभी नहीं लगेगा जब आपने वो पूरी क्लासें वो ढंग से देखी है और नोट्स को है वो अच्छे से याद किया है। ठीक है, अब आज का जो अपना आयोग या कमीशन है वो है राजस्थान राज्य सूचना आयोग। कौन सा है? ये देखते हैं, आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान राज्य सूचना आयोग। ऐसा इस साइड लिख लेता हूं। राजस्थान राज्य सूचना आयोग। आज का अपना टॉपिक क्या है? राजस्थान राज्य सूचना आयोग। राजस्थान राज्य सूचना आयोग। ठीक है, तो वैसे जैसा हर कमीशन में अपन ने किया है, जो भी कमीशन पढ़े या जो आयोग पढ़े, सबसे पहले देखते हैं अपन उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड कि ये कहाँ से आया। देखो, राजस्थान राज्य सूचना आयोग वैसे संविधान में, मतलब संविधान में तो इसके कोई प्रावधान है ही नहीं, वो तो अपन आगे देखेंगे। वही राज्य सूचना आयोग है, लेकिन अपन स्पेशल राजस्थान के संदर्भ में पढ़ रहे, इसलिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ, राजस्थान राज्य सूचना आयोग। कोई हरियाणा वाला पढ़ाता होगा तो हरियाणा राज्य सूचना आयोग, कर्नाटक वाला होता तो कर्नाटक राज्य सूचना आयोग। देखो, राजस्थान राज्य सूचना आयोग को समझने से पहले आपको आरटीआई एक्ट 2005 के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। हालांकि अपन आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ी बड़ी बड़ी बातें हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा कि आरटीआई एक्ट के माध्यम से ही राजस्थान राज्य सूचना आयोग आया है। वो कैसे आया है वो देखो आरटीआई एक्ट 2005, ये तो आपने चर्चा में रहता ही, आपने बहुत बार सुना होगा। आरटीआई एक्ट 2005 की एक धारा है, उसमें टोटल है वो 29 धारा है, और उस 29 धाराओं में से एक धारा है धारा नंबर 15। उस धारा नंबर 15 में लिखा हुआ है कि भाई प्रत्येक राज्य के लिए है वो एक राज्य सूचना आयोग होगा। ये अपन राजस्थान के संदर्भ में बोले तो क्या लिखा हुआ है कि धारा 15 के माध्यम से ही वो राजस्थान राज्य सूचना आयोग की स्थापना की गई है।
तो आरटीआई एक्ट की कौन सी धारा? धारा 15। ठीक है, अब ये तो समझ आ गया आपको। अब थोड़ा ये बताओ कि आरटीआई क्या है। तो देखो, आरटीआई के बारे में बड़ी बड़ी बातें आपको ये बताता हूँ। देखो, आरटीआई या जिसे इंग्लिश में कहते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन, या जिसे हिंदी में कहते हैं सूचना का अधिकार, ये एक ऐसा अधिकार है जो सीधी सी भाषा में आपको बताऊं तो ये प्रावधान करता है कि भाई सरकार जो है वो लोगों को सूचना देगी। अब सूचना कैसी? सूचना वो कई तरह की हो सकती है कि किसी सरकारी काम से संबंधित दे दे, सरकारी काम में भी विकास से संबंधित दे दे, कौन सी योजनाओं को कब प्रावधानित किया गया, कब उल्लेखित किया गया, किसी भी योजना के कितने लाभार्थी हैं, मतलब कोई भी सूचना। सिर्फ इसमें 2-4 अपवाद हैं, वो अपन जब आरटीआई एक्ट पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन बस सीधा सा जैसा इसका नाम है सूचना का अधिकार, कि भाई सरकार से सूचना मांगना। तो बस सूचना के अधिकार जो है उसकी धारा 15 के तहत है वो राजस्थान राज्य सूचना आयोग की स्थापना की गई। अब थोड़ा सा आरटीआई के बारे में बताता हूँ। देखो, एक तो आरटीआई एक्ट 2005 राज्य में कब से लागू हुआ, तो ये 2-4 बड़ी बड़ी बातें आप ध्यान रखना। 12 अक्टूबर 2005 से। कब से लागू हुआ? 12 अक्टूबर 2005 से आरटीआई एक्ट है वो राजस्थान में लागू हुआ। ठीक है, अब थोड़ा आरटीआई एक्ट के बारे में बताऊं तो देखो, अपने यहाँ पर एक महिला आए थे तमिलनाडु से, उनका नाम था अरुणा रॉय। क्या नाम था? अरुणा रॉय। कि भाई ये कौन है? देखो, थोड़ी सी अरुणा रॉय की स्टोरी सुनना आप। अरुणा रॉय जो है ये प्रॉपर तमिलनाडु के रहने वाले थे, और फिर आईएएस लगे, पढ़ लिख के आईएएस लगे। आईएएस लगने के 7 माह बाद ही इन्होंने जो है वो अपनी नौकरी से रिजाइन कर दिया कि साहब मुझे आईएएस की नौकरी नहीं करनी। इनसे पूछा गया कि भाई रिजाइन क्यों कर रहे हो, तो इन्होंने कहा कि भाई पूरा सिस्टम इस तरह से बना हुआ है कि मैं उसमें रह के है वो काम नहीं कर पाऊंगी। तो इन्होंने कहा, तो फिर इनसे पूछा गया कि भाई अब क्या करोगे आप, तो बोले कि मैं लोगों की सेवा करूंगी। तो कि कैसे लोगों की सेवा करोगे, तो कि मैं अपना खुद का एक संगठन बनाऊंगी, और उस संगठन के माध्यम से है वो जो पिछड़े या जो दलित या जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं उनकी है वो हेल्प करूंगी। तो इसी के लिए अरुणा रॉय ने एक संगठन की स्थापना की थी, मजदूर किसान शक्ति संगठन। क्या नाम था? ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि अरुणा रॉय का संबंध निम्न में से किस संगठन से है। तो मजदूर किसान शक्ति संगठन नाम के एक संगठन की स्थापना इन्होंने राजस्थान के अजमेर जिले के ब्यावर से की थी। ठीक है, ब्यावर से की थी। फिर स्थापना करने के बाद ये कई बार है वो शांतिपूर्ण धरने देती थी और सरकार से कहती थी कि भाई आप इस चीज़ की जानकारी है वो जनता में दो। ऐसे बार बार ये वो मांगे करती थी। एक बार कुछ मुद्दा हुआ था विकास फंड को लेके, तो ये है वो जयपुर की सड़कों पे उतर गई थी काफ़ी लोगों को लेके। तो ऐसा कहा जाता है कि वो सूचना का जो अधिकार है वो अरुणा रॉय की ही देन है। क्यों? क्योंकि वो विकास फंड का मुद्दा इतना बड़ा हो गया था कि सरकार वास्तव में विवश हो गई थी कि अब तो है वो कोई आरटीआई जैसा एक्ट लाना ही पड़ेगा। तब जाके है वो आरटीआई एक्ट है वो आया था। तो आरटीआई एक्ट की जो सबसे बड़ी देन है वो अरुणा रॉय को माना जाता है कि अरुणा रॉय के प्रयासों से ही सूचना का एक्ट अधिकार या सूचना का जो एक्ट है वो लागू हो पाया था। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से सूचना का अधिकार लागू करवाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो वो अरुणा रॉय की थी। विकास फंड का मुद्दा हो गया था और सड़कों पे आ गए थे और फिर सरकार से मांगे की थी, उसी के कारण है वो आरटीआई एक्ट है वो आ गया था। तो बस थोड़ी सी आरटीआई एक्ट की स्टोरी मैंने इसलिए बता दी ताकि आपको है वो पूरा याद रहे। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि राजस्थान राज्य सूचना आयोग आरटीआई एक्ट 2005 की कौन सी धारा के तहत स्थापित है? धारा नंबर 15। और आरटीआई एक्ट 2005 की स्थापना कब की गई? वो की गई है 12 अक्टूबर 2005 को, ये है वो राज्य में लागू हुआ था। ठीक है, ठीक है। अब ये तो बता दिया कि भाई आरटीआई एक्ट 2005 की धारा 15 के तहत है वो राजस्थान राज्य सूचना आयोग की स्थापना की गई, और 12 अक्टूबर 2005 को है वो आरटीआई एक्ट जो 2005 में आया था वो अपने राजस्थान में लागू हुआ था। अब अपन बात करते हैं राजस्थान राज्य सूचना आयोग की। देखो, मैंने आपको अभी तक 2 एक्ट पढ़ाए, उनके संवैधानिक प्रावधान बताए थे। क्यों? क्योंकि उनका है वो संविधान में सीधा सीधा प्रावधान था। तो आयोग या कमीशन की स्थापना है वो सामान्य तो 2 तौर पे होती है। एक तो उनका है वो संविधान में कहीं प्रावधान होगा, एक तो क्या होगा, एक तो उनका है वो संविधान में कहीं ना कहीं प्रावधान होगा। और अगर संविधान में प्रावधान नहीं होता है तो सामान्यतः है वो राज्यपाल महोदय द्वारा ऑर्डिनेंस या अध्यादेश जारी करके बनाए जाते हैं।
तो वैसे का वैसे राज्य सूचना आयोग या राजस्थान राज्य सूचना आयोग का है वो संविधान में कई प्रावधान नहीं थे, तो इसके लिए है वो ऑर्डिनेंस जारी किया गया और ऑर्डिनेंस जारी करके है वो इनकी स्थापना की गई। तो किसी भी कमीशन की जब ऑर्डिनेंस जारी करके स्थापना की जाती है तो उसको कहते हैं वैधानिक आयोग। क्या कहते हैं? वैधानिक आयोग। तो ये कैसा आयोग है? वैधानिक आयोग है। आपसे किसी भी एग्जाम में स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि राजस्थान राज्य सूचना आयोग है वो संवैधानिक आयोग है, तो संवैधानिक आयोग नहीं है, वो वैधानिक आयोग है। कैसा आयोग है? वैधानिक आयोग। और वैधानिक आयोग का ही दूसरा नाम है एक सांविधिक आयोग। क्या नाम है? सांविधिक आयोग। ठीक है, ये तो हो गई थोड़ी सी इसके बैकग्राउंड की बात कि भाई ये संवैधानिक आयोग है या वैधानिक आयोग है। तो ये एक वैधानिक आयोग है। अब बात करते हैं इसकी स्थापना को लेके। इसकी स्थापना को लेके भी वो दो डेट्स हैं। इसकी स्थापना तो हो गई थी 13 अप्रैल 2006 को। कब हो गई थी? 13 अप्रैल 2006 को। और इसने काम करना कब से शुरू किया था? 18 अप्रैल 2006 को। तो ये 2 तारीख इसकी स्थापना को लेके आप याद रखना। 13 अप्रैल 2006 को तो इसकी स्थापना की गई और 18 अप्रैल 2006 से है वो इसने काम करना शुरू कर दिया। काम करना कब से शुरू करते हैं? जब से इसमें है वो अध्यक्ष या सदस्यों की नियुक्ति होती है। तो 18 अप्रैल 2006 को ही प्रथम राज्य सूचना आयुक्त MD कोरोनी साहब की है वो नियुक्ति कर दी गई थी। तो स्थापना को लेकर 2 डेट्स याद रखना। 13 अप्रैल 2006 को स्थापना की गई और 18 अप्रैल 2006 से इसने वो कार्य करना शुरू कर दिया। अब अपन आगे चलते हैं। अब अपन बात करते हैं कि भाई इसमें कौन अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष के साथ कितने सदस्य होते हैं। तो देखो, जैसे मैंने आपको राज्य निर्वाचन आयोग पढ़ाया उसमें मैंने आपको बताया था कि 1 सदस्य निकाय है, वैसे ये बहुसदस्यीय निकाय है। कैसा निकाय है? बहुसदस्यीय निकाय। ये देखो, बहुसदस्यीय निकाय। अब बहुसदस्यीय का मतलब इसमें ऐसा प्रावधान किया गया है कि इसमें 1 अध्यक्ष और 10 सदस्य हो सकते हैं। 1 अध्यक्ष और 10 सदस्य, अधिकतम 10। अधिकतम 10। और जो इसमें अध्यक्ष होता है उनको सामान्यतः क्या बोलते हैं? राज्य सूचना आयुक्त, या राज्य की जगह मुख्य सूचना आयुक्त भी कई बार आ जाता है। राज्य या मुख्य सूचना आयुक्त, तो वो तो कितने होंगे? 1। ठीक है, ये तो हो गए मुख्य सूचना आयुक्त। इसके साथ अधिकतम है वो 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं। कितने? अधिकतम है वो 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं। 10 होंगे ये कोई जरूरी नहीं है, अधिकतम 10 हो सकते हैं, ऐसा लिखा है। तो ये तो हो गई इनके स्ट्रक्चर की बात कि ये एक बहुसदस्यीय निकाय है। इसमें 1 राज्य सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त हो सकता है और उसके साथ अधिकतम है वो 10 अन्य सूचना आयुक्त हो सकते हैं। अब ये कौन हो सकते हैं 10? तो इनके बारे में अपन देखेंगे। अब अपन ये देखेंगे कि ये कौन 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं। देखो, वैसे इनकी कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन तो है वो लिखी हुई नहीं है जब ऑर्डिनेंस जारी हुआ, लेकिन कुछ 4-5 चीजें लिखी हुई है कि ऐसे व्यक्ति ही राज्य सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त बन सकते हैं जिनको विधि, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता का है वो अच्छा अनुभव हो। क्या लाइन है? विधि मतलब जिनको लॉ की थोड़ी बहुत जानकारी हो। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मतलब जिनको साइंस टेक्नोलॉजी की जानकारी हो। विधि, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, समाज सेवा, पत्रकारिता का है वो अच्छा खासा अनुभव हो, वो व्यक्ति है वो राज्य सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त है वो बन सकते हैं। ठीक है, ये हो गई इनके क्वालिफिकेशन की बात। अब अपन है वो थोड़ी सी बात करते हैं 2-4 धाराएं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। वैसे धाराएं अभी तक किसी एग्जाम में पूछी तो नहीं गई है, लेकिन आप फिर भी ध्यान रखना। देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया धारा 15। धारा 15 में क्या लिखा है? वही राज्य सूचना आयुक्त का संगठन मतलब स्थापना करेंगे अपन राज्य सूचना आयोग की प्रत्येक राज्य में। और दूसरी लिखी नियुक्ति। ठीक है भाई, अब नियुक्ति कौन करेगा वो बताओ। अब नियुक्ति सामान्यतः राज्य सरकार से संबंधित कोई भी आयोग है तो राज्यपाल महोदय नियुक्ति करेंगे। तो नियुक्ति कौन करेंगे? राज्यपाल महोदय। लेकिन यहाँ एक स्पेशल चीज आपको ध्यान में ये रखनी है
कि राज्यपाल महोदय अपनी मर्जी से है वो किसी भी राज्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त की है वो नियुक्ति नहीं कर सकते। तो कि साहब मर्जी से नहीं कर सकते तो कैसे कर सकते हैं? इसमें एक 3 सदस्यों की कमेटी होती है, जिसमें नंबर 1 पर होते हैं सीएम साहब, मुख्यमंत्री। दूसरे होते हैं विधानसभा में विपक्ष के नेता। दूसरे कौन होते हैं? विधानसभा में विपक्ष के नेता। और तीसरे होते हैं सीएम द्वारा मनोनीत कोई कैबिनेट मंत्री। तो इस कमेटी में अध्यक्ष कौन होंगे? आप आपके हिसाब से बताओ। जब सीएम साहब शामिल है तो अध्यक्ष कौन होंगे? सीएम साहब। ये कमेटी जिन व्यक्तियों का नाम सुझावित करेगी, जिन व्यक्तियों के बारे में सुझाएगी, उन्हीं लोगों को राज्यपाल महोदय द्वारा है वो राज्य सूचना आयुक्त या राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के तौर पर है वो नियुक्त करेंगे। तो आपसे किसी भी एग्जाम में पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन है वो राज्य सूचना आयुक्त को नियुक्त करने वाली कमेटी में शामिल नहीं है, तो ध्यान से देख लो। उसमें सबसे ऊपर होते सीएम साहब, उसके बाद होते विधानसभा में विपक्ष के नेता, और तीसरे नंबर पर होते हैं कैबिनेट मंत्री। इसमें फिर कैबिनेट मंत्री को हटा के आपको गृह मंत्री दे देंगे ऑप्शन में, तो वो गलत हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना। तो नियुक्त कौन करेंगे? राज्यपाल महोदय। किसकी सलाह पर नियुक्त करेंगे? एक 3 सदस्यीय कमेटी की सलाह पर। 3 सदस्यीय कमेटी में कौन कौन होगा? सबसे पहले होंगे सीएम साहब या मुख्यमंत्री। दूसरे नंबर पे कौन होंगे? विधानसभा में विपक्ष के नेता। तीसरे नंबर पे कौन होंगे? एक कैबिनेट मंत्री। तो ये तो हो गई धारा 15 की बात। धारा 15 में एक ही लाइन लिखी हुई है कि इनका संगठन क्या होगा, राज्य सूचना आयुक्त का, वो नियुक्ति कौन करेगा। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं धारा 16 पे। धारा 16 में इनकी बात लिखी हुई है कार्यकाल की। धारा 16, धारा 16 में क्या लिखा हुआ है? कार्यकाल या पदावधि कि साहब इनका कार्यकाल कितना होगा। देखो, एक मजेदार बात यह है, इनके कार्यकाल व सेवा शर्तों के बारे में निर्धारण है वो केंद्र सरकार करेगी। इस चीज का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, इसका ध्यान रखना। कार्यकाल व सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करेगी? केंद्र सरकार। आपसे सवाल आएगा कि राज्य सूचना आयोग के जो मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्त होते हैं, उनके कार्यकाल व सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? और ऑप्शन पहले ही होगा राज्य सरकार, और आप वो करके आओगे और वो गलत होगा। तो निर्धारण कौन करेगी? केंद्र सरकार। और केंद्र सरकार ने 2019 में ही इसमें एक संशोधन किया और उन्होंने निर्धारित कर दी। केंद्र सरकार उन्होंने कितनी निर्धारित की कि 5 वर्ष अथवा 65 वर्ष, दोनों में से जो भी पहले हो। ये मैंने आपको बता ही दिया 5-65 कैसे। जैसे किसी व्यक्ति को है वो 60 साल की उम्र में अगर इस पद पर नियुक्त किया जाए तो वो 5 साल बाद 65 वर्ष के हो जाएंगे, तो अपने पद से सेवानिवृत्त हो जाएंगे। और किसी व्यक्ति को अगर 62 वर्ष की एज में अपने इस पद पर अगर नियुक्त किया जाए तो भले वो 3 साल ही नौकरी करेंगे लेकिन 65 के हो जाएंगे, तो 3 साल बाद ही उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। और किसी व्यक्ति को 50 की एज में राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त कर दिया है तो 5 वर्ष बाद भले वो 55 के ही होंगे, उनके 65 साल होने में भले 10 साल अभी कम है, लेकिन फिर भी उनको अपने पद से वो सेवानिवृत्त होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा प्रावधान है कि या तो 5 साल नौकरी कर ले या है वो 65 वर्ष की एज के हो जाए, दोनों में से जो भी पहले हो। तो बात हो गई धारा 16 के अनुसार कार्यकाल व सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करेगी? केंद्र सरकार। राज्य सरकार नहीं, केंद्र सरकार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज, इस चीज का ध्यान रखना। धारा 15 हो गई, धारा 16 हो गई। अब आगे चलते हैं अपन। अब बात आती है धारा 17। धारा 17 में क्या लिखा है? राज्य सूचना आयुक्त व मुख्य सूचना आयुक्त को पद से हटाने के प्रावधान। हटाने के प्रावधान, हटाने के प्रावधान। ठीक है साहब। अब पद से कौन हटाएगा? वही जैसा मैंने आपको आरपीएससी में बताया था, सिर्फ एक चीज का ही फर्क है। वहां पद से हटाते थे राष्ट्रपति महोदय, यहाँ पद से कौन हटाएंगे? हटाएंगे राज्यपाल महोदय। बाकी सब सेम है। वहां राष्ट्रपति महोदय हटाते थे तब क्या करते थे? कहाँ से जांच करवाते थे? सुप्रीम कोर्ट से। तो यहाँ से भी जांच कहाँ से होगी? जांच कहाँ से होगी? सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से नहीं होगी। ऐसा ना सोच लो भाई राज्यपाल महोदय हटा रहे हैं तो वो हाई कोर्ट से जांच करवा देंगे। हाई कोर्ट से नहीं, सुप्रीम कोर्ट से ही जांच करवाएंगे कि भाई आप चेक करो इन्होंने वास्तव में ऐसा कुछ गलत काम किया है या नहीं किया है। फिर सुप्रीम कोर्ट से जांच होगी और सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उस कमेटी में, वो अगर बोल दे कि हाँ साहब वास्तव में इन्होंने है वो कुछ गलत काम किया है, तो राज्यपाल महोदय है वो इन्हें
पद से हटा सकते हैं। फिर उसके अलावा मैंने आपको आरपीएससी में 3 और कारण बताए थे जिनके आधार पर बिना जांच के भी है वो राष्ट्रपति महोदय पद से हटाते थे। सबसे पहला क्या था? शारीरिक व मानसिक रूप से विमंदित या पागल, दूसरे दिवालिया या बैंक करप्ट, और तीसरा कौन सा था? कोई बाहर लाभ का पद धारण कर ले। तो वो के वो तीनों रीजन यहाँ भी है। बिना सुप्रीम कोर्ट की जांच से राज्यपाल महोदय उन तीनों कारणों के आधार पर इनको भी है वो पद से हटा सकते हैं। तो वो 3 कारण आपको पता ही है, शारीरिक व मानसिक रूप से विमंदित, कोई बाहर लाभ का पद धारण कर ले और दिवालिया घोषित हो जाए। इन तीनों के आधार पर राज्यपाल महोदय पद से हटा सकते हैं। और हटाने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? सिद्ध कदाचार। कदाचार कैसा? सिद्ध कदाचार। सिद्ध मतलब सुप्रीम कोर्ट चेक करके बता देगा, हाँ साहब वास्तव में ऐसा किया है, सिद्ध कदाचार। और दूसरा अक्षमता। अक्षमता का मतलब क्या होता है कि भाई आप इस पद को संभालने के लायक नहीं रहे, अक्षमता। तो ये हो गई धारा 17 की बात। धारा 17 मैंने आपको क्या बताया कि भाई राज्य के जो मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य सूचना आयुक्त उनको हटाने के जो प्रावधान है वो धारा 17 में है। पद से कौन हटाएगा? राज्यपाल महोदय हटाएंगे। हटाने का मुख्य आधार क्या है? 2 मुख्य आधार है, पहला सिद्ध कदाचार और दूसरा अक्षमता। कैसे हटाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों वाली कमेटी से जांच करवाएंगे और फिर वो कमेटी वास्तव में कह दे कि भाई इन्होंने कुछ गलत काम किया है, वो सिद्ध कर दे, तो है वो राज्यपाल महोदय द्वारा इन्हें पद से हटाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की बिना जांच के अलावा वो कौन से 3 कारण हैं जिनके आधार पर भी इनको हटाया जा सकता है? तो पहला कारण है शारीरिक या मानसिक रूप से विमंदित हो जाए, दूसरा कारण है कि बैंक करप्ट हो जाए मतलब दिवालिया घोषित हो जाए, और तीसरा कारण है कोई बाहर लाभ का पद धारण कर ले। ठीक है, ये हो गई धारा 17 की बात। अब अपन आगे चलते हैं। आप इन 3 धाराओं को ध्यान रखना, 15, 16, 17। बस अब अपन इसके हैं वो कुछ बड़े बड़े कार्य देख लेते हैं। देखो, सबसे पहला इसका बड़ा कार्य तो मैंने आपको बता ही दिया कि सूचना देना। सबसे पहला काम क्या है इसका? सूचना देना कि राज्य सरकार की जो भी विभिन्न योजना है या विभिन्न कार्य प्रणाली है उसके बारे में है वो जनता मांगे या ना मांगे है वो लोगों को सूचना देना। दूसरा बड़ा काम ये है कि ये राज्य की एक बहुत बड़ी अपीलीय प्राधिकरण है। अपीलीय प्राधिकरण कैसे? जैसे अपने यहाँ पर है वो अपन पढ़ते हैं कि भाई लोक सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 या जन सुनवाई अधिकार अधिनियम 2012, उनके तहत है वो अगर सही ढंग से कार्य कोई भी अधिकारी नहीं कर रहा है तो उसकी शिकायत अपन है वो यहाँ करवा सकते हैं। और फिर ये है वो पर डे 250 रुपये के हिसाब से अधिकतम 25,000 रुपये तक का फाइन लगा सकता है। जैसे मान लो कि गाँव में कोई भी है वो ग्राम सेवक जी है और ग्राम सेवक जी से आपने जाके कहा कि साहब हमें ये बताओ कि भाई हमारा पट्टा घर का कब जारी होगा, ये बताओ। या जैसे ये मान लिया कि हमारे गांव में कितने पट्टे अब तक आपने जारी किए, तो ग्राम सेवक जी ने आपको कह दिया कि साहब मैं आपको है वो महीने भर के अंदर इसकी जानकारी दूंगा। फिर महीने भर तक वो ग्राम सेवक जी आपको इस चीज़ की जानकारी नहीं दे पाए तो आप है वो फिर उससे दूसरी अपीलीय प्राधिकरण जो है तहसीलदार साहब, उनके पास है वो कराओगे कि साहब मैंने ये ग्राम सेवक जी से ये पूरी डिटेल मांगी थी लेकिन उन्होंने दी नहीं। फिर वो तहसीलदार साहब भी कुछ नहीं करेंगे तो आप यहाँ इस अपीलीय प्राधिकरण में है वो मामला दर्ज करवा सकते हो। तो फिर ये अपीलीय प्राधिकरण है वो ग्राम सेवक जी पर है वो प्रतिदिन 250 रुपये के हिसाब से वह अधिकतम 25,000 रुपये का है वो फाइन लगा सकता है। पर डे 250 रुपये और अधिकतम है वो 25,000 रुपये का फाइन लगा सकता है। बस एक तो ये ध्यान रखना, थोड़ा सा फैक्ट किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि राज्य सूचना आयोग अधिकतम कितना जुर्माना लगा सकता है? 25,000 रुपये पर डे 250 रुपये के हिसाब से। एक इसकी कुछ धाराएं हैं जिनमें इनकी शक्तियों के प्रावधान है 18, 19, 20 और 25। ये 4 धाराएं याद रखना। आपसे किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी धारा है वो राज्य सूचना आयोग की शक्तियों के बारे में नहीं बताती है। तो उन 4 के अलावा एक कोई भी अलग दे देंगे, 17 दे देंगे, 15 दे देंगे, तो ये वो इसकी शक्तियों के बारे में बताती है। ठीक है, ये हो गए इसके कार्य। अब अपन देखते हैं कि इसके कौन कौन अब तक है वो मुख्य सूचना आयुक्त रहे, फिर अपना ये टॉपिक है वो पूरा हो जाएगा। देखो, इसके पहले मुख्य सूचना आयुक्त तो जो रहे थे वो रहे थे एमडी कोरोनी। एमडी कोरोनी मैंने आपको बता ही दिया था कि भाई 13 अप्रैल 2006 को इसकी स्थापना हुई और 18 अप्रैल 2006 को इनकी है वो नियुक्ति की गई थी। तभी से राज्य सूचना आयोग है वो काम करना शुरू कर दिया था। तो पहले ये थे और सर्वाधिक लंबा कार्यकाल भी इन्हीं का है। जैसे अपने राज्य निर्वाचन आयोग में पढ़ा था कि अमर सिंह राठौड़ साहब जो थे वो पहले भी वही थे और सर्वाधिक लंबा कार्यकाल भी उन्हीं का था। तो वैसे का वैसे सर्वाधिक लंबा कार्यकाल भी
इन्हीं का था। ठीक है, एमडी कोरोनी के बाद दूसरे कौन थे? टी श्री राजेश्वर। दूसरे कौन थे? टी श्री राजेश्वर। ठीक है साहब, ये हो गए। अब तीसरे कौन थे? बस इनका सिर्फ नाम ध्यान रखना है, ताकि आपको किसी भी एग्जाम में दे दिया जाए कि निम्न में से राजस्थान के कौन राज्य सूचना आयुक्त नहीं रहे, तो फिर आप उसमें से वो देख के जल्दी से पहचान सको। तीसरे नंबर पर कौन थे? तीसरे नंबर पर मुख्य सूचना आयुक्त रहे थे सुरेश चौधरी। तो ये आईपीएस थे। क्या थे? आपसे किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन मुख्य सूचना आयुक्त थे जो भूतपूर्व आईपीएस थे। ये भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी थे, तो वो सुरेश चौधरी जी थे। ठीक है, फिर चौथे नंबर पर कौन थे? सीएम मीणा। देखो ये कार्यवाहक थे, लेकिन आप नाम सबके ध्यान रख लेना, मैं आपको बता दूंगा कार्यवाहक कौन कौन थे। सीएम मीणा साहब। पांचवें नंबर पर कौन थे? आशुतोष शर्मा। पांचवें नंबर पर थे आशुतोष शर्मा। ठीक है, छठे नंबर पर कौन थे? थोड़ा सा यहां देख लेना, राजेंद्र प्रसाद बरवड़। राजेंद्र प्रसाद बरवड़। और सातवें नंबर के कौन थे? डीबी गुप्ता या देवेंद्र भूषण गुप्ता। ये 7 जने रहे, लेकिन इनमें से 3 है वो कार्यवाहक थे, ये ध्यान रखना। 2 तो ये कार्यवाहक थे और एक ये राजेंद्र प्रसाद जी जो बरवड़ साहब थे, ये 3 कार्यवाहक थे। ठीक है, तो वैसे मुख्य सूचना आयुक्त अब तक 4 जने ही रहे, 3 तो कार्यवाहक थे कि जब एक बार के लिए थोड़ा सा पद खाली हो जाए तो राज्यपाल महोदय द्वारा कार्यवाहक है वो बना दिया जाएगा, भाई कुछ समय है वो आप संभालो। तो 3 कौन कौन कार्यवाहक थे? सीएम मीणा, आशुतोष शर्मा और राजेंद्र प्रसाद बरवड़। इसमें सबसे अधिक कार्यकाल किनका था? एमडी कोरोनी साहब का। तो सबसे कम कार्यकाल किसका होगा वो भी बताओ? तो वो होगा सुरेश चौधरी जी का। तो आप ऐसे याद रख लेना भाई वो आईपीएस थे, तो कहाँ यहाँ ही ध्यान देते, वो तो अपनी पुलिस सेवा में अपराधियों को पकड़ने में बिजी थे, इसलिए यहाँ इतना ध्यान नहीं दे पाए। तो सबसे कम कार्यकाल इनका था, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये अपन ने 7 बातें बता दी। ये तो थे मुख्य सूचना आयुक्त। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि इसके साथ है वो 10 अन्य सूचना आयुक्त हो सकते हैं, लेकिन राजस्थान में 10 की जगह 1+4 का प्रावधान किया गया। अभी 4 जने और नियुक्त थे। कितने जने? 4 जने। तो मैं आपको थोड़े से चारों के नाम बताता हूँ। उससे पहले आप ये ध्यान रखना, अभी 7वें जो है वो डीबी गुप्ता है, देवेंद्र भूषण गुप्ता, और ये कि अपने वो चीफ सेक्रेटरी भी रहे हुए। तो आपसे किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस आयोग के वो कौन से अधिकारी हैं जो मुख्य सचिव भी रहे हैं और राजस्थान राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं? तो वो है अपने डीबी गुप्ता साहब। तो ये क्या रहे? मुख्य सचिव भी रहे हैं। ठीक है, एक टी श्री राजेश्वर का भी थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो कि ये मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्त दोनों रहे। समझ रहे हो? टी श्री राजेश्वर है वो मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्त है वो दोनों रहे हैं। तो आजकल आरपीएससी है वो ऐसे सवाल है वो थोड़े ज्यादा पूछती हैं, तो इस चीज का भी ध्यान रखना। ठीक है, तो अभी अपने कौन है? देवेंद्र भूषण जी गुप्ता साहब वो है। कार्यवाहक कितने रहे? कार्यवाहक अब तक 3 जने रहे। सबसे लंबा कार्यकाल किसका था बताओ आप? सबसे लंबा कार्यकाल था एमडी कोरोनी साहब का। सबसे कम कार्यकाल किनका था? सुरेश चौधरी साहब का। तो जहाँ मुख्य सूचना आयुक्त के साथ अधिकतम कितने सूचना आयुक्त हो सकते हैं? 10 हो सकते हैं, लेकिन राजस्थान में वर्तमान में कितने हैं? 4 है। वो 4 कौन कौन से है? सबसे पहले याद रखना आप लक्ष्मण सिंह जी राठौड़ साहब। लक्ष्मण सिंह राठौड़। ठीक है, एक तो ये हो गए। दूसरे बताओ? दूसरे हैं शीतल धनखड़। शीतल धनखड़। ठीक है, तीसरे हो गए मोहनलाल लाठर। ये अपने भूतपूर्व डीजीपी थे। तो आप ध्यान रखना, पूछ सकता है कि भाई अन्य कौन से सूचना आयुक्त हैं जो पूर्व डीजीपी भी रह चुके हैं? तो वो है मोहनलाल लाठर। सुरेश चौधरी जी जो थे वो तो थे आईपीएस और ये थे डीजीपी। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, सवाल आ जाए डीजीपी का पूछ रहे हो वहां आप आईपीएस वालों को याद कर रहे हो, ना आईपीएस वाले पूछ रहे हो डीजीपी को याद कर रहे हो। और चौथे थे राजेंद्र प्रसाद बरवड़ जो अपने कार्यवाहक मुख्य सूचना आयुक्त भी रहे थे।
देखो मैंने आपको तीसरी राजेश्वर में तो बताया था कि भाई वो है वो मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्त दोनों रहे, लेकिन राजेंद्र प्रसाद बरवड़ का क्यों नहीं बताया? क्योंकि ये कार्यवाहक थे। तो आपके किसी भी एग्जाम में पूछा जाए कि कार्यवाहक मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्त कौन रहे, तो उसका आंसर तो होगा राजेंद्र प्रसाद बरवड़। और यही पूछा जाए कि मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्त कौन रहे, तो उसका आंसर होगा तीसरी राजेश्वर राजेंद्र प्रसाद बरवड़। ये वर्तमान में भी अपने चारों है वो कार्यरत है। ठीक है, तो ये हो गया अपना पूरा राजस्थान राज्य सूचना आयोग। क्या क्या बताया एक बार वापस बताओ। सबसे पहले मैंने ये आपको ये बताया कि भाई ये आया कहाँ से, तो मैंने आपको बताया कि आरटी एक्ट 2005 की धारा 15 के तहत है वो राजस्थान राज्य सूचना आयोग की स्थापना की गई। फिर इनकी अधिकतम कितने मुख्य सूचना आयुक्त व अन्य सूचना आयुक्त हो सकते हैं, तो 1+10 का बताया। राजस्थान में वर्तमान में 1+4 है। ये कौन हो सकते हैं? क्वालिफिकेशन क्या है? विधि, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन व पत्रकारिता वाले लोगों को है वो नियुक्त किया जा सकता है। नियुक्ति कौन करेंगे? राज्यपाल महोदय। किनकी सिफारिश पर करेंगे? 3 सदस्यीय कमेटी। कमेटी में कौन कौन होंगे? मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री होंगे अध्यक्ष के तौर पर, विधानसभा में विपक्ष के नेता होंगे और तीसरे होंगे मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री। ठीक है, फिर अपन ने बात की थी कि भाई इनके कार्यकाल है वो कौन तय करेगा? केंद्र सरकार ने कितना तय किया है? 5 ठीक है, वो बात कर दी। फिर हटाने के प्रावधान हटाएगा कौन? राज्यपाल महोदय। किसकी सलाह पर? सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर। ठीक है, वो बात हो गई। फिर अपन ने बात की इनके कार्यों की, क्या क्या बड़े बड़े कार्य थे। वही मुख्य तौर पर कोई सूचना वगैरह ना दे और अपील करे तो उस लोक सूचना अधिकारी पर है वो, या लोक सेवा अधिकारी पर है वो पर डे 250 और अधिकतम 25,000 के हिसाब से फाइन लगवाना, ये बात की। फिर अपन ने है वो टोटल है वो 7 मुख्य सूचना आयुक्त देखे, जिसमें से 4 तो नॉर्मल थे, 3 कार्यवाहक थे। सबसे लंबा कार्यकाल है वो एमडी कोरोनी साहब का था और सबसे कम है वो सुरेश चौधरी का था। ये बात अपन ने की। ठीक है, तो ये हो गया अपना तीसरा आयोग कंप्लीट। अब तक अपन ने सबसे पहले आरपीएससी पढ़ा, फिर राज्य निर्वाचन आयोग पढ़ा, और फिर तीसरा जो पढ़ा वो पढ़ा अपन ने राजस्थान राज्य सूचना आयोग। अब अपन पढ़ेंगे कल। ठीक है, थैंक यू।